शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हम इस रेडियो पर समुदाय के लिए जहां अलग अलग जानकारियां अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी हम कई तरह की जानकारियां इस रेडियो पर लेकर आते हैं। फिलहाल अभी हम लेकर आए हैं कार्यक्रम हेल्दी हल्द्वानी, और इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि जो रेबीज है, रेबीज के संक्रमण से अपने बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, और इसके अलावा रेबीज क्या है और इसके क्या कारण हो सकते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे, और इस बारे में हमसे जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ऋतु रखोलिया, जो कि डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी में बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और साथ ही आप राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एचओडी हैं बाल रोग विभाग की। तो डॉक्टर ऋतु रखोलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में और इस कार्यक्रम हेल्दी हल्द्वानी में। थैंक यू अनिल, यहाँ पर बुलाने के लिए। जी। तो जैसे ही डॉक्टर रखोलिया, हम आपसे बात करेंगे कि जो रेबीज है, रेबीज के बारे में कहा जाता है कि कई बार कुत्तों के काटने से या फिर कई और जानवरों के काटने से या किसी और संक्रमित जानवर के संपर्क में किसी तरह आने से ये रेबीज की जो बीमारी है वो हो सकती है। तो क्या कुछ इसके कारण हो सकते हैं, या फिर क्या सिर्फ कुत्ते का काटना ही इसका एक कारण हो सकता है? हाँ, एक्चुअली हमारे पास जो ज़्यादातर बच्चे ओपीडी में या इमरजेंसी में आते हैं, हम देखते हैं लगभग 96% बच्चों को कुत्तों ने काटा होता है। तो ये एक वायरल संक्रमण है जो कि किसी जानवर के थूक से या सलाइवा से फैलता है। पर कुत्ते के अलावा ही जैसे लोमड़ी है, भेड़िया है, सियार है, इनके काटने से तो फैलता ही है, पर हमारे आसपास रहने वाली गाय, भैंस, बकरी, शीप और कुछ कुछ जैसे आसपास जानवर जैसे बंदर हैं और इवन घोड़ा है, हाथी है, इनके काटने से भी ऐसा फैल सकता है। पर कुछ कुछ जानवरों के काटने से नहीं फैलता, जैसे घरेलू चूहा है या फिर गिलहरी है या चिड़िया, इनसे तो नहीं फैलता। पर बाकी ज़्यादातर जो हमारे आसपास जानवर होते हैं उनके काटे जाने से फैला जाता है। हालांकि हम ये देखते हैं कि 96% जो हमारे पास तो बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर कुत्ते के काटने से होते हैं, और कुछ आसपास बिल्ली वगैरह के काटने से भी या पंजा लगाने से आते हैं। तो डॉक्टर अखोलिया, आपने हमारे श्रोताओं को ये जानकारी दी कि किन किन जानवरों के काटने से या फिर किन किन संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से किसी तरह से कुछ खास जैसे पंजा लगाने से या काटने से किस तरीके से रेबीज हो सकता है, ये आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। अब एक बड़ी बात यह है कि जो रेबीज है वो दरअसल में है क्या, और ये संक्रमण कैसे होता है, क्या ये जानलेवा है? एक्चुअली रेबीज़ एक वायरल संक्रमण है। और मान लीजिए किसी जानवर ने काटा हो आपको या उसका थूक लगा हो और आपकी स्किन उस जगह पर कटी हो। अगर आपकी स्किन वहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक है और उसके ऊपर थूक लगा तो वहाँ से स्किन के थ्रू वो नहीं जा सकता। पर अगर वही आपकी स्किन कट गई हो या फिर जानवर ने पंजा लगाया हो या नाखून लगाया हो और खून निकल गया हो, मतलब स्किन वहाँ पर कट गई, तो वायरस अंदर जा सकता है। परंतु ये भी देखा गया, अगर थूक हमारी आंखों में, नाक के अंदर या मुंह के अंदर म्यूकोजा में चले जाए, तो वहाँ पर अगर कोई घाव ना हो तो यहाँ से वो वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। जैसे आपने पूछा था जानलेवा है, तो ये बात बहुत ज़रूरी है साझा करना कि रेबीज़ अगर किसी को लक्षण हो जाएं तो इसके 100% मोर्टेलिटी है। तो ये डेफिनेटली जानलेवा बीमारी है। जैसे आपने बताया कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी हो सकती है, और इसके अलावा जैसे ये किस तरीके से इसका संक्रमण जो है वो फैलता है, किस तरीके से संक्रमित जानवर के सलाइवा से ये फैल सकता है, इस बारे में आपने हमें जानकारी दी। तो रेबीज का होना किस बात पर निर्भर करता है, या फिर क्या इसके खास वजह हो सकती है, फिर क्या इसके कारण हो सकते हैं? देखिए, जैसे रेबीज़ का वायरस थूक से अगर हमारे स्किन में अगर चोट है वो अंदर शरीर में पहुंच गया, तो वह वहाँ पर की जो मांसपेशी होती है उसमें तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है और वहाँ से वो वायरस हमारे दिमाग तक पहुँचता है। तो अगर कोई सर और हाथ की ऊपर के हिस्से की चोट है या स्किन में फिंगर्स की चोट है, तो वहाँ से वो दिमाग तक जल्दी पहुँचता है। तो हम देखते हैं कि पाँव की अपेक्षा ऊपर के हिस्से की चोट से वायरल रेबीज़ होने की चांसेस ज़्यादा हैं। फिर किस प्रकार का कुत्ता था, अगर कुत्ते में अगर रेबीज़ के लक्षण फ्रैंक हैं तो रेबीज़ डेफिनेटली होने की चांसेस ज़्यादा हैं। फिर मान लीजिए कुत्ते ने आपको डीप काटा हो, मतलब कि वायरस आपके शरीर में अंदर तक पहुंच गया हो, और हल्का सा ऊपर कुतरा हो तो जाने की चांसेस होने की कम है। और डीप कुतरा हो और खून के अंदर खूब सारा खून निकल गया हो तो वहाँ से आपके शरीर में रेबीज़ का वायरस ज़्यादा, वायरसेस अंदर जाएंगे तो संक्रमण होने की चांसेस ज़्यादा हैं। और इसमें ये भी देखा गया है, मान लीजिए हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो किसी भी कारण से, जैसे HIV एड्स हो या शुगर डायबिटीज़ हो, किसी भी कारण हम बीमारी से कम लड़ पा रहे हैं, तो भी रेबीज़ होने की चांसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं।
तो जैसे आपने बताया कि जानवरों के काटने से या पंजा मारने से रेबीज़ हो सकता है, तो जैसे अगर जानवर काट ले या फिर पंजा मार ले, तो उसके बाद क्या किया जा सकता है या फिर क्या किया जाना चाहिए बचाव के लिए? कि सबसे पहले तो जब अगर कुत्ता हमें काट ले या फिर किसी बिल्ली का पंजा लग जाए तो घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले जो आपके पास पास में नल हो, साबुन से लेके उसको 10-15 मिनट तक हमने अच्छी तरीके से घाव को धो लेना चाहिए। तो 90% वायरस आप उसी समय आप उसको हटा सकते हैं। दूसरा, उसके बाद तुरंत बीटाडीन लगा दीजिए, पोविडोन आयोडीन। आयोडीन भी वायरस को नष्ट करता है। और उसके बाद आप तुरंत हॉस्पिटल जाएँ, तो वहाँ पर जो है डॉक्टर्स आपके बाइट को कैटेगराइज करके ये डिसाइड करेंगे कि आपको कितने सिर्फ टीके लेने हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेने हैं कि क्या करना है, उसके बाद फिर डॉक्टर की सलाह देंगे। पर घाव को तुरंत धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा वायरस तुरंत अगर आप 10-15 मिनट साबुन से, जो भी घर में साबुन हो उससे आप तुरंत धो रहे हैं लगातार पानी के नीचे पाँव रख के, तो आप मैक्सिमम वायरस 90% वायरस आप उसी समय धो सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि जानवरों के काटने पर हमें सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके उस घाव को साफ कर लिया जाए और साबुन से उसे लगातार धोते रहें 10-15 मिनट तक, तो काफ़ी हद तक हम लोग इससे बचाव कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने कहा कि टीकाकरण या फिर इम्यूनोग्लोब्यूलिन लगवाया जा सकता है। तो ये जो रेबीज़ का जो टीकाकरण है और साथ ही इसके अलावा इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है ये कब लगाना चाहिए और इसकी कैटेगरीज क्या क्या होती हैं, किस तरीके से इन कैटेगरीज को डिसाइड किया जाता है? देखिए, मान लीजिए आपको कुत्ते ने काटा हो, तो हम बाइट को कैटेगराइज करते हैं 1, 2 और 3। तो तीसरे कैटेगरी के जो घाव होते हैं वो सबसे खतरनाक घाव माने जाते हैं। उसमें माना जाता है, मान लीजिए किसी ने आपको स्किन में काटा हो और वहां से खून निकल गया हो, या फिर कुत्ते ने सिर्फ चाटा हो हाथ पर, आपके हाथ में पहले से ही बड़ा सा घाव हो, ये छोटा भी घाव हो, हाथ में घाव के ऊपर काट लिया हो, या फिर थूक सीधे आपकी मुंह के अंदर या नाक के अंदर या आंखों के अंदर चला गया हो, तो इसको कैटेगरी 3 बाइट कहते हैं। तो कैटेगरी 3 बाइट में आपको रेबीज के टीके भी लेने हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन भी लेना है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? बाहर से तैयार एंटीबॉडीज होते हैं। तो जहां पर काटा हो उसी के किनारे उसको लगाया जाता है, तो वो आपके शरीर में वायरस को प्रवेश करने से रोकता है और इससे रेबीज होने का खतरा पूरी तरीके से टल जाता है। कैटेगरी 2 बाइट्स होती है थोड़ी हल्की बाइट्स। मान लीजिए जानवर ने आपको काटा हो पर उसमें से खून ना निकला हो, या उसने हाथ को कुतरा हो पर ज़्यादा खून ना निकला हो, तो कैटेगरी 2 बाइट्स हैं। इसमें सिर्फ टीकाकरण लगाना होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन की आवश्यकता नहीं होती। और कैटेगरी 1 को हम कहते हैं, मान लीजिए कुत्ते ने आपके हाथ को चाटा हो पर आपकी स्किन बिल्कुल ठीक थी, उसमें कोई घाव नहीं था, या फिर आपने कुत्ते को, पागल कुत्ता था पर आपने सिर्फ उसको हाथ लगाया है, तो इससे रेबीज का संक्रमण नहीं होता। इसमें ना टीकाकरण लेना है ना इम्यूनोग्लोबुलिन लेना है, बस आप अपने हाथ को अच्छे से धो लें, इतना पर्याप्त है। तो जैसे आपने अभी हमारे श्रोताओं को बताया कि किस तरीके से कैटेगरीज डिसाइड की जाती हैं, तो अगर जैसे आपने कहा कि कुत्ता अगर काट ले या फिर आपका अगर हल्का कोई कट हो और उस घाव के ज़रिए अगर उसमें वायरस अंदर जाए, तो तब जाके आपको रेबीज़ का टीकाकरण और इम्यूनोग्लोबुलिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि ज़्यादातर घरों में आज के दौर में अगर हम देखें तो कुत्ते अक्सर पले ही रहते हैं। तो कुत्ते जैसे उनके घर में पले रहते हैं या फिर नहीं तो उनके आसपास, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में, मोहल्ले में कहीं ना कहीं बाहर भी होते ही हैं। तो कई बार बच्चे उनके साथ खेलते हैं और ऐसे में अक्सर ये जो कुत्ते के काटने की जो घटनाएं हैं ये हमें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि कुत्ते के काटने से बचाया जा सके बच्चों को, या फिर किस तरीके से उन्हें रेबीज से बचाया जा सके? देखिए, क्योंकि अब हमारे वहाँ लगभग आवारा कुत्तों की अगर जनसंख्या देखी जाए तो प्रति 1000 की पॉपुलेशन में लगभग हमारे वहाँ 4 कुत्ते हैं, ये भी कुछ स्टडीज़ हैं। तो उसमें कुत्तों को मारना, तो देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो इलीगल है, तो कुत्तों को आप मार तो नहीं सकते हैं। अब साथ में लेकिन बच्चों को हम ये ज़रूर सिखा सकते हैं कि कुत्तों को ज़बरदस्ती छेड़खान ना करें। अगर कुत्ता अपने आप साइड में सो रहा है या खाना खा रहा हो, या मादा कुत्ता है उसके साथ उसके पपीज़ हैं बहुत सारे, तो उसमें बच्चे ना पत्थर मारें, ना उसको छेड़ें, ना उसको डिस्टर्ब करें, अपना साइड से चुपचाप चलते रहें। कुत्ता अगर उनकी तरफ आ रहा हो तो उसे घबराएं नहीं, आंखें ना मिलाएं, अपना चुपचाप साइड से चलते रहें। तो इससे भी कुछ हद तक आप बच सकते हैं। मान लीजिए किसी के घर बच्चे गए हों, तो छोटे पपीज़ को तुरंत उठाने की जल्दीबाजी ना करें, उनको पहले उनको सूंघने दें, उनको हाथ लगाने दें, जब कुत्ते आपके साथ फेमिलियर हो जाएं तभी उनके साथ खेलें। तो थोड़ी सी मतलब उनके साथ हमें बताना पड़ेगा बच्चों को भी, कुत्तों के साथ भी आपको पत्थर मारना, खेल करना, पूंछे खींचना, इस प्रकार की बच्चे हरकतें ना करें, तो कुछ हद तक इनसे बचा जा सकता है। जी। और अगर देखा जाए किसी कुत्ते को रेबीज़ है या फिर उसके अंदर रेबीज़ के लक्षण हैं, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं या फिर कैसे हमें एहसास होगा कि किसी कुत्ते को रेबीज़ है? देखिए, अगर कुत्ते का व्यवहार चेंज हो रहा है, या तो वो बहुत अग्रेसिव हो रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, या फिर कुत्ता बहुत शांत हो रहा है और हमें लग रहा है कि उसके हाथ या पाँव पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे, लकवा जैसा है, और लगातार उसके मुंह से थूक बह रहा हो,
तो इसी रेबीज़ के लक्षण हैं। ऐसे में कुत्ते से दूर रहकर उसको तुरंत ही वेटनरी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी। अच्छा, बात ये रहती है कि कई बार प्री एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस ये जो है ये क्या है और किस तरीके से ये डिसाइड किए जाते हैं? देखिए, जैसे कुछ लोग हैं, जैसे वेटनरी डॉक्टर्स हैं, या जैसे हमारे वहाँ भी कुछ लोग वायरोलॉजी की लैब में रेबीज़ के वायरस के साथ काम करते हैं, और हमारी एक टीम है जो रेबीज़ पीड़ित मरीजों की देखभाल करती है। तो ऐसे लोग क्योंकि रेबीज़ के कांटेक्ट में रेगुलरली आएंगे, तो इन लोगों को प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देना चाहिए। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको मान लीजिए कभी किसी कुत्ते ने काटा, तो आपके शरीर में एक एंटीबॉडी के लेवल्स बने रहते हैं, आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं लेने पड़ते, और सिर्फ 2 टीके से आपका बचाव होता है, और रेबीज़ का संक्रमण की चांसेस बहुत बहुत कम हो जाती हैं। अब जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं दुनिया में, जैसे पेरू है और फिलीपींस है, वहाँ पर कुत्ते काटने का इंसिडेंस 5% से ज़्यादा है। तो वहाँ पर डब्ल्यूएचओ कहती है आप मास प्रोफाइलैक्सिस दीजिए। तो वहाँ जनरल आबादी को ही प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है। पर इंडिया में इसका रेट अभी 3% के आसपास है, तो हमारी कंट्री के लिए अभी ये रिकमेंडेड नहीं है। तो इसमें जैसे हम जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, इसके 3 डोज होते हैं, 0, 7 और 28। पहले दिन, 7वें दिन, 28वें दिन। और इसके बाद अगर आपको कभी भी कुत्ता काटे या बिल्ली काटे, तो आपको सिर्फ 2 टीके लेने होते हैं, 0 और 3। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और रेबीज़ का संक्रमण होने की चांसेस बहुत कम होती हैं। अभी जैसे इंडिया के सेटअप में हम देखते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए। पर हमारी जो पीडियाट्रिक की बॉडी आईपी, वो कहती है मान लीजिए किसी फैमिली ने कुत्ते पाले हों, या उनका बच्चा कुत्तों से बहुत प्यार करता हो, आए दिन रास्ते में छोटे छोटे पपीज़ के साथ खेलता हो, तो ऐसे में आप अपने बच्चे को प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं। आपको जब लग रहा हो कि उसे कटने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस से आपके बच्चे को काफ़ी संरक्षण मिलता है। जैसे आपने प्री एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। अब अगर बात की जाए कि जो आम जनमानस है और साथ ही प्रशासन है, वो आवारा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं या फिर क्या किया जाना चाहिए ऐसे में? देखिए, आवारा कुत्तों को अभी इसमें इतना बड़ा आंदोलन भी चला, आपने देखा था। तो इसमें देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि कुत्तों को काटना तो इलीगल है, मारना इलीगल है। तो वो तो कुछ किसी को भी नहीं करना है, हमें उनके साथ मानवीय व्यवहार ही करना है। परंतु इसमें कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे कि दूसरा फिर ये भी कह देते हैं कि अगर आपने एक इलाके से कुत्ते मार दिए, तो दूसरे इलाके के कुत्ते वहाँ आते हैं, उनकी हायरार्की में आपस में लड़ाई होती है, तो आपके मतलब वहाँ से और अग्रेसिव कुत्ते भी आ सकते हैं। दूसरा फिर कुछ और चीज़ों के, जैसे कुत्तों के चूहों का संक्रमण बढ़ जाता है, फिर प्लेग और लेप्टोस्पायरोसिस होता है, तो एक इकोलॉजिकल वेब है। तो उसमें यही कर सकते हैं कि एक तो जो आवारा कुत्ते हैं उनका बधियाकरण किया जाए। तो जैसे मेल्स में वो कैस्ट्रेशन है, फीमेल्स में ओवेरी हिस्टोटमी की जाए, तो उनका नेचर भी थोड़ा वो शांत हो जाते हैं और कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर लोगों को भी देखना चाहिए, मान लीजिए किसी के घर में अगर 3 या 4 कुत्ते पैदा हुए हों, तो पपीज़ को अबैंडन ना करें, ऐसे रोड में ना छोड़ें, किसी को घर में देने के लिए, उनको पालने के लिए दें। और खाना कहीं पर भी ना बांटें, जिसको रास्ते से बच्चा स्कूल जाता हो या स्कूल बच्चे खेलते हों, वो खाना देने का इलाका ना बना के, बच्चे जहाँ कम जाते हों उससे एक दूर इलाका, खाने का एक निश्चित इलाका हो जहाँ पर उनको खाना दिया जाए। तो इससे थोड़ा सा आबादी कंट्रोल भी हो सकती है और बच्चों के कटने का चांसेस भी कम हो सकता है। जी। तो आपने हमारे श्रोताओं को ये बेहतरीन जानकारी दी कि जैसे जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते जो हैं, उन्हें कहीं भी आप खाना देने का उस क्षेत्र ना बनाएं, उनके लिए एक निश्चित क्षेत्र बनाएं जहाँ पर कि आबादी कम हो या फिर जहाँ पर कि बच्चे अक्सर वहाँ आना जाना ना करते हों, ऐसी जगह पर या फिर किनारे किनारे कहीं ना कहीं उन्हें वहाँ खाना दिया जाए, ताकि जो आवारा कुत्ते हैं वो ज़्यादातर अगर रहें भी तो वहाँ पर रहें। अगर हम बात करें कि पालतू पशुओं का जो टीकाकरण है, वो टीकाकरण क्यों ज़रूरी है और इसके अलावा उनमें रेबीज से बचाव कैसे हो सकता है? देखिए, ये तो जिसने भी कुत्ता पाला हो उसकी जिम्मेदारी है कि जैसे हम अपने बच्चों को टीकाकरण कराते हैं, तो कुत्ते का भी टीकाकरण बहुत अनिवार्य है। तो उनको 10वें हफ्ते में, 14 हफ्ते में, उसके बाद साल में एक बार ही टीका लगाना अनिवार्य है। तो इससे काफ़ी हद तक कुत्ता टीकाकरण, मतलब उसे रेबीज से बचा रहता है, और उसके काटने से आसपास के लोगों को संक्रमण होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो आपने बताया कि किस तरीके से जो कुत्तों को है उनको टीकाकरण करना चाहिए रेबीज से बचाव के लिए। तो अगर किसी बच्चे को एक बार सारे टीके लग गए हैं, जैसे हमारे जो बच्चे कई बार जो कुत्तों के साथ या फिर जानवरों के साथ जो खेल रहे होते हैं, उन बच्चों को अगर एक बार सारे टीके लग गए हैं, तो ऐसे में 4 महीने बाद अगर उनको किसी जानवर ने काट लिया या फिर किसी कुत्ते ने अगर काट लिया, तो क्या किया जाए ऐसे में? देखिए, मान लीजिए किसी कुत्ते ने किसी मतलब बच्चे को काटा हो, तो उन्होंने पूरा टीकाकरण पूरा लिया है। तो पूरा टीकाकरण मतलब 0 डे, 3 डे, 7, 14 और 20, मतलब 5 टीके बच्चे को लगते हैं। अगर उसने पूरे 5 टीके लिए हैं, तो उसके 3 महीने तक अगर कभी भी कुत्ता दोबारा काटता हो,
तो उसके बाद 3 महीने तक तो कुछ भी नहीं करना होता और उसके उपरांत इम्यूनोग्लोबुलिन लेने की आवश्यकता नहीं होती और सिर्फ 2 टीके लेने होते हैं, 0 और 3। तो उसके बाद फिर आपको इम्यूनोग्लोबुलिन भी नहीं लेना है और टीके की मात्रा भी सिर्फ 2 हो जाती है। तो उसके बाद आपको सिर्फ 0 और 3 वाले टीके लेने हैं क्योंकि वो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जैसे काम करता है। तो आपने बता दिया कि अगर किसी बच्चे को एक बार सारे टीके लग गए हैं और 3 महीने के बाद के अगर पीरियड में भी उसे किसी और कुत्ते ने काट लिया या फिर किसी संक्रमित जानवर के संपर्क में अगर वो आ गया है तो क्या किया जाए। तो वैक्सीनेट जानवर के काटने पर क्या करें, जैसे जो वैक्सीनेट जानवर जिनको वैक्सीनेशन पहले हो चुका है उनके काटने पर क्या किया जाए, और साथ ही घरेलू चूहे के काटने पर क्या करें। देखिए, जैसे कुत्ता अगर पूरे तरीके से वैक्सीनेटेड है तो आपको रेबीज़ होने के चांसेस वैसे काफ़ी कम हैं, परंतु इसका प्रोटेक्शन 100% नहीं है। क्योंकि देखा गया है जैसे कुत्ते को अगर टीके लगे हों तो 6 महीने के बाद 40% और 1 साल के बाद 60% कुत्तों में भी एंटीबॉडी के जो लेवल्स होते हैं प्रोटेक्टिव नहीं होते। तो अगर किसी कुत्ते ने काटा हो तो उसके घाव को तुरंत धोना भी है और कैटेगराइज भी करना है और उसके उपरांत टीकाकरण भी आपको लेना ही है। संक्रमण के चांसेस कम होंगे और पर क्योंकि रेबीज जानलेवा बीमारी है, टीके आपको उसके बाद भी ज़रूर लेने हैं। और लेकिन घरेलू चूहे के काटने से रेबीज का संक्रमण नहीं होता, गिलहरी से चूहे के काटने से नहीं होता, तो उसके काटने के बाद नहीं है। पर हाँ, जंगली चूहे ने काटा हो तो आपको लेना पड़ेगी वैक्सीन। तो जैसे वैक्सीन की बात आ रही है, टीकाकरण की बात आ रही है, अगर आपको पहला टीका सरकारी अस्पताल में लगा है और किसी कारणवश अगर दूसरा टीका सरकारी अस्पताल में न लगाकर अगर प्राइवेट अस्पताल में लगाना पड़ रहा है तो क्या वहां से लगवाया जा सकता है। और इसके अलावा टीकाकरण के दौरान जो सावधानियां होती हैं खासतौर पर खाने पीने की, वो क्या रहती हैं। वैसे तो देखिए, क्योंकि हमारे वहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें इंट्राडर्मल टीके लगाए जाते हैं और उसकी क्वांटिटी कम होती है पर मात्रा ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन आपको 2-2 टीके लगाए जाते हैं और 0.1 ml। फिर 14 दिन का डोज नहीं होता, सीधे 28वें दिन। तो वहाँ 4 बार आपको जाना है पर 2-2 टीके लगते हैं। और वैसे जो हम लगाते हैं वो थाई में लगाते हैं, मतलब इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, तो उसमें टीका एक ज़्यादा होता है, 037 1428 होता है। तो जहाँ तक हो सके अगर आप एक जगह से टीके ले रहे हैं तो वहीं के पूरे लें और जब तक ज़रूरी ना हो आपको चेंज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का एफिकेसी पैटर्न और वैक्सीनेशन का स्केड्यूल थोड़ा अलग है। तो जहाँ तक संभव हो जहाँ से आप ले रहे हो वहीं से करें। और बहुत सारी स्टडीज़ हैं दिखाती हैं कि दोनों से आपके एंटीबॉडी लेवल्स और प्रोटेक्शन पूरा पूरा होता है। तो विश्वास के साथ पूरे लगाएं और एक ही के लगाएं तो बेहतर होगा। और खाने पीने में देखिए, वैसे तो कोई परहेज़ नहीं है, खाना पीना सभी लेना है। पर हम लोग कहते हैं हैवी एक्सरसाइज आपने टीकाकरण के दौरान नहीं करनी चाहिए और बड़े वयस्कों ने शराब वगैरह नहीं लेनी चाहिए और स्टीरॉइड नहीं लेना चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई ऐसा कोई खास परहेज़ नहीं है इसमें। तो आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि जो टीकाकरण है आप चाहे सरकारी में कराएं या प्राइवेट में कराएं, दोनों में ही जो उसकी जो क्षमता है वो एक सी लगभग रहती है और दोनों ही गुणकारी रहते हैं। तो अगर बात की जाए रेबिट काऊ यानी कि जो रेबीज संक्रमित जो गाय है, अगर उसका दूध पी लिया किसी बच्चे ने और या फिर संक्रमित कुत्ते के बर्तन में से किसी बच्चे ने गलती से कुछ उठाकर खा लिया, तो क्या संक्रमण बच्चे में हो सकता है। एक्चुअली इसमें एक WHO पोजीशन पेपर है 2018 जिसमें ये पाया गया है कि किसी रेबिट काऊ के दूध से या किसी जानवर के, कुत्ते के खाने के पैन से अगर बच्चे ने थोड़ा सा टुकड़ा रोटी का खा लिया हो तो उससे कोई एविडेंस नहीं है कि रेबीज फैलता हो, तो उसमें टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर उसका थूक डायरेक्टली आपके मुंह के अंदर लगा हो जानवर का तो ही आपको टीकाकरण करना है, नहीं तो इसमें टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। और जैसे अगर टीकाकरण की जो प्रक्रिया है, उस टीकाकरण की प्रक्रिया के दौरान कई बार क्या रहता है कि कई बार माता पिता जो होते हैं वो टीकाकरण करवाते हैं और जो अगला टीका रहता है उसमें कभी भूल जाते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए। देखिए, क्योंकि अक्सर हम भी देखते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा टीका तो पेरेंट्स ध्यान से देते हैं, फिर उसके बाद टीका लेट हो जाने की वजह से फिर वो कभी-कभी छोड़ देते हैं। तो इसमें घबराना नहीं है, वैसे तो आपने कहीं पर कैलेंडर में या कहीं पर आपने उसको ज़रूर रिमाइंडर रखना चाहिए। पर अगर लेट हो जाए तो घबराएं नहीं, आपके टीके वेस्ट नहीं होते। आप उसी दिन, जिस दिन आपको याद आता है, मान लीजिए आपको 7वें दिन का टीका 9वें दिन याद आता है, तो उस दिन आकर लें। बस उसके आगे का स्केड्यूल जो है, जैसे 14 दिन वाला टीका फिर आपका 16 दिन में हो जाएगा, तो वो आगे का स्केड्यूल आपका 2-2 दिन लेट होगा। पर उसके बाद भी आप ज़रूर टीकाकरण कंप्लीट करें, आपका कोई टीकाकरण रिफ्यूज़ नहीं करेगा, उसको छोड़ना नहीं है। तो डॉक्टर रखोलिया, आपने हमारे श्रोताओं को काफ़ी जानकारी दी, बहुत सारी जानकारी दी कि रेबीज से अपने बच्चों का बचाव कैसे करें और किस तरीके से आप रेबीज संक्रमण से अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। इस बारे में आपने हमें और हमारे श्रोताओं को काफ़ी सारी जानकारी दी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा चलते चलते अगर आपको लगता हो कि कोई बात इस बातचीत के दौरान में आनी चाहिए थी और वो यहाँ पर नहीं आ पाई है, तो उसके लिए एक बार फिर से आपका स्वागत है।
तो वैसे तो हमने काफ़ी विस्तार से ही हमने बात कर ली, अगर आपके पास कोई क्वेरीज आएंगी तो बताना चाहिए। बस इसमें है ये है कि माँ बाप को ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटे कुत्ते का पिल्ला है या सिर्फ बिल्ली है, ऐसा मानकर वो रेबीज़ के वैक्सीन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मतलब पूरे फ्री प्रोवाइड कर रखे हैं वो टीके ना लगाएं। और उसके बाद किसी भी बच्चे को या किसी भी वयस्क को भी, घातक एकदम घातक है, जानलेवा है ये बीमारी। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 7 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनको रेबीज़ था और वो बचे हैं। नहीं तो आप किसी को रेबीज़ है तो आप मान के चलिए उसका निधन निश्चित है। ऐसी बीमारी से अपने टीकाकरण में या छोटी छोटी असावधानियां या अज्ञान के कारण कोई भी बच्चा या कोई भी वयस्क ना मरे, यही हमारा टारगेट है। तो डॉक्टर ऋतु रखोलिया, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और थैंक यू हमारे अनिल। श्रोताओं से ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम से अनुमति, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।